बारिश हो नहीं रही है लेकिन वैसे ठंडा हो रहा है खुशक। अब अभी हमारी आजकल ये खेती बाड़ी चल रही है जो ऑर्गेनिक खेती है हमारी, ये जैविक खेती। इस पर हम ये मटर गोभी और बाकी मेरे पास तो अन्य और फसलें हैं ही, ये जैसे हमारा गुलाब है, रोजमेरी है, तेज पत्ता है। लेकिन इससे अलावा हम ये जैविक खेती में अभी जैसे हम अभी ये वो कर रहे हैं, गोभी बो रखी है, मटर लगा रखे हैं, सरसों मसूर गेहूं, ये चीज़ों का हम आजकल आजकल इसी की बुआई चल रही है इधर पहाड़ों में। और मैं भी आपको वो दिखाता हूँ अपने इस जो जैविक खेती का वो है, पहले मैं आपको दिखा। ये हमारा ऑर्गेनिक जो खाद हम बनाते हैं गाय भैंस जो हमारे पास है इसके गोबर की, पहले उसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये पिट बना है हमारा ये खाद का, इसमें हम ये सब ये वही गोबर की खाद है ये, इसको ये बहुत बारीक बन जाती है बाद में। और ये है हमारी गेहूं गोभी की फसल। ये खेत में हमारी गोभी और अन्य ये मटर की फसल तैयार हो रही है, अभी छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं। ये इसमें सिंचाई की व्यवस्था कर रखी है, ये सब मटर है पूरे खेत में। इसके अलावा अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। आजकल जरा पहाड़ी क्षेत्र हुआ है यहाँ को, ऐसे ही ढलान वाले खेत होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी हम इसमें, यह है जी हमारा घर। ये सब गोभी की फसल है, इसमें बंद गोभी फूल गोभी ये सब तैयार हो रहा है अभी। ये अभी लौकी भी लग रही है हमारे यहाँ पर। ये लौकी का बेल है, इसमें लौकियाँ अभी भी चल रही हैं। बाकी यहाँ हमारा ये सब एरोमेटिक, इसमें कागजी नींबू भी है, अमरूद के पौधे लगा रखे हैं, और ये तेज पत्ता भी दिख रहा है, डमस्को गुलाब है। ये पूरा इलाका मेरा इसी में है, लगभग 2 हेक्टेयर भूमि है ये। इस पर सब यही काम होते हैं। ये जैसे मूली हो रही है, पहाड़ी मूली, ये मूली की खेती है। ये हमारा आश्वन यूनिट है गुलाब जल का, ये कमरा नया बन गया अभी। ये गवर्नमेंट की तरफ से बना है। इसमें ये यहाँ हम गुलाब जल और ये चीज़ें बनाते हैं इसमें। इससे आगे बाकी इन खेतों में मसूर की बुआई चल रही है। नीचे जो खेत जगह दिख रहे हैं आपको, इसमें सभी हम ऑर्गेनिक तरह से मसूर, सरसों, गेहूं, मूली, मटर, इन चीज़ों का उत्पादन करते हैं। ये खेत तैयार कर रखा है, इसमें मसूर बोया जाएगा। इसमें अभी अदरक खुदाई हो रही थी, अदरक खोद दी है। ऑर्गेनिक अदरक जो हमारी पहाड़ की होती है, बहुत स्वादिष्ट भी होती है और बहुत गुणकारी भी है। ये इसमें गेहूं बोने की तैयारी चल रही है इस खेत में। ये अभी सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ों में, ये जरा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ठीक है, फिर भी अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है। ये बाकी सब ऊपर को ये सब एरोमेटिक फसलें हैं, ये तेज पत्ता, गुलाब, रोजमेरी, ये नींबू का पौधा है, कागजी नींबू। अभी इसमें फूल लग रहा है, अभी आया नहीं है फल। हाँ जी, दिखाई दे रहा है जी सब। हाँ, जी, जी दिखाई दे रहा है। हाँ जी, और ये खेत। जैसे कि आदरणीय ललित मोहन लावनी जी दिखा रहे हैं अपने खेतों को, उन खेतों को जो कि पहाड़ी अंचल में अल्मोड़ा के पनेर गांव में है, और जहाँ की थोड़ा सर्दी भी ज़्यादा होती है पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से, हिमालयी क्षेत्र होने की वजह से। बहुत और ठंडा इसीलिए आप देख रहे हैं उनके सर पर ये मफलर है। बंधा हुआ है, सर्दी से बचने के लिए। इस समय क्योंकि सुबह का समय है तो कड़क, सुबह और शाम को कड़क ठंड होती है, दिन में थोड़ा पाला मौसम पड़। अच्छा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, पाला पड़ रहा है जी आजकल यहाँ ठंड में, पाला। पाला पड़ रहा है।
तो पाले की बात करें तो इन जो गोभी, फूल गोभी, हम्म, सब्जी जो फसलें हैं, उन जी। पे पाले का क्या असर है इस समय आप भी बताइएगा? नहीं, इसमें पाले का असर कुछ नहीं होता है, लेकिन जो जो जैसे हमने ये 1 महीना पहले लगा दिया है ना, पौधा बड़ा हो चुका है, अब इसमें पाले का असर नहीं पड़ता है। और जो है कि अभी जो नया पौधा लगाएंगे वो नहीं बढ़ पाता है इस समय पाले से। जो थोड़ा 1 महीना पहले हमने जो लगा दिया है वो पौधा पाले से कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पाले से। और उसमें जो कीड़े वो लगते हैं जो गोभी में, मटर में, ये कीड़े पाले की वजह से मर जाते हैं। ये कीड़ा इसको खराब नहीं हो, मतलब ये पौधा खराब नहीं होता है जो बड़ा हो गया है, जो 1 महीने का हो गया है। लेकिन जब अब हम लगाएंगे तो अब इस समय इतनी ठंड हो रही है कि इस समय ये पौधा अब नहीं बन पाता है इसका, चाहे गोभी है चाहे मटर है। आजकल प्याज लगा रहे हैं हम, प्याज की नर्सरी भी बनाई है, उसकी उसकी खेती भी हो रही है प्याज की। तो प्याज लगाते हैं हम। ये टैंक बने हैं मेरे वहाँ पर, ये हार्वेस्टिंग टैंक, ये बरसाती पानी से भी भर जाते हैं। जब बहुत बारिश होती है तो ये वैसे ही भर जाते हैं। एक ऊपर बना है, एक यहाँ बना है, एक वहाँ बना है। ये पूरी खेती है, पूरी सीढ़ी नुमा खेती है ये। पूरा ऑर्गेनिक उत्पादन होता है इसमें। इसमें हम रासायनिक का इस्तेमाल नहीं करते इन खेतों में। ये है डेमस्को गुलाब। ये पूरे बंजर से पहले ये सब गुलाब है। बीच में इसमें रोजमेरी जी। लगा रखी है। तो ये क्योंकि ये जो फसलें हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी की, खासकर हम्म, सर्दियों के मौसम में अच्छा उत्पादन पहाड़ी भागों हाँ में इसका होता है। और जब हाँ जी, हाँ मैदानी भागों में ये उत्पादन नहीं होता है तो खासकर हमारे पहाड़ी अंचल बेमौसमी सब्जी को उत्पादन करता है और वहाँ से मैदानी भागों को ये सब्जियाँ हमारी हाँ जी। उपभोक्ता वहाँ तक यहीं से पहुँचती हैं। आप सप्लाई होता इलाके में जाने जाते हैं डमस्क गुलाब के लिए, गुलाब उत्पादक के लिए। तो है। ये जी फूल गुलाब के जो आपके लहलाते खेत हैं, वो कब फूल देते हैं ये भी बताइएगा? ये अप्रैल मई में, पिछली बार जब मेरी बात हुई थी आपके इसी उसमें जुड़ा था मैं, जब उस समय अप्रैल के करीब में, उस समय इसमें फ्लावरिंग होती है अप्रैल मई में, गर्मी में। ये जो डेमस्को गुलाब है। बाकी इसकी हम नर्सरी भी बनाते हैं, जैसे ये नर्सरी बना रखी है। ये सब ये विभाग हमसे खरीद लेता है। जैसे इसमें मेरे हैं 10,000 पौधे तैयार हैं। ये करीब 1 लाख के पौधे एक खेत में तैयार हैं। जी। जी। ये और नर्सरी है। क्योंकि मार्च अप्रैल में हाँ उस जी, हाँ मौसम जी, में जब आपने बताया था तो आज इस मंच पर कुछ दूसरे सदस्य भी हैं जिन्होंने वो वार्तालाप नहीं सुनी थी। लेकिन इस समय तो अभी गुलाब के पौधे अपने को तैयार कर रहे हैं हाँ नए जी, हाँ ढंग जी, से ताकि नए तरह के फूल, नए तरह से फूल का पुष्पित हों, पल्लवित हों। और आप साथ में क्योंकि गुलाब की खेती है तो साथ में आप मधुमक्खी पालन भी करते हैं हाँ जी, हाँ जी। और तो गुलाब से आप क्या-क्या फूलों के अलावा और जो गुलाब जल के अलावा और क्या बनाते हैं? लोग ये भी सुनना चाहेंगे। जैसे हमारे पास ये रोजमेरी है, मैं आपको एक ये रोजमेरी का खेत दिखाता हूँ। ये रोजमेरी भी आयुर्वेदिक चीज है। ये वो है, ये इसके भी इसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं। इसका भी हम अर्क बनाते हैं, वही गुलाब जल की तरह बनता है इसका अर्क भी। और इसकी सूखी पत्तियां भी बहुत आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा वो है। जो इसकी जो रोजमेरी का मैं खेत दिखा रहा हूँ आपको, ये इसकी सूखी पत्तियां भी बहुत अच्छा वो करती हैं। इसको छाया में सुखाना पड़ता है। और इसका अर्क भी बनता है, इसको काट के हम इसका अर्क बना देते हैं। जैसे गुलाब जल बनता है, इसका भी अर्क बनता है। लेकिन ये है, ये कभी भी जैसे डिमांड आती है हम इसको काटते हैं फिर बना देते हैं। ये ऐसा पौधा है रोजमेरी का। गुलाब जल तो एक सीजनली फसल है। इसमें अप्रैल मई में फूल खिलता है, उस समय गुलाब जल बनाते हैं। और रोजमेरी का ऐसा वो है कि ये जब आप इसको वो चाहे तोड़ लाइए, ऑर्डर जैसे कहीं से डिमांड आती है हम वो दे देते हैं। इस खेत में लहसुन बो रखा है गुलाब के साथ। ये हो रहा जी। है लहसुन। और आप जैसे कि आप सभी आदरणीय सदस्यों को मालूम है ही है कि जो जी। गुलाब जल होता है वो कितना उपयोगी है। लेकिन आप हाँ ये भी बताइएगा कि ये जो रोज़मेरी का अर्क है, वो जी। हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं घरों में? इसको जी ये है, जैसे आजकल एक ये है, जैसे ये एक तो इसका मेन वो है, जैसे इसको दक्षिण भारत उधर साइड में इसको मेहंदी भी कहते हैं इसको। जैसे बालों की झड़ने की समस्या है,
उसको दूर करता है। और दूसरा ये है इसका एक बहुत बड़ा जो इसके अर्क का जो है उसको जैसे लेमन ग्रास और तुलसी और ये रोजमेरी, अगर इसका काढ़ा पिया जाए तो ये जो हमारे आजकल समस्या है कोलेस्ट्रोल बढ़ने की समस्या, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ये अगर रोज इसका सुबह को सेवन किया जाए, एक टाइम सुबह एक टाइम शाम, तो ये उसको भी एक थोड़ा उसके बाद उसको भी ये कंट्रोल करता है शरीर में, जो ये रोजमेरी है। सिर्फ इसको जी, तीन, एक जैसे लेमन ग्रास और ये हमारा ये तुलसी, इसके साथ हम इसका वो बनाते हैं काढ़ा टाइप का, तो ये उसमें भी यूज होता है। बाकी जो बाल झड़ने की समस्या है उसको ये अगर हम इसको लंबे एक आध महीने तक अगर यूज करें तो ये बिल्कुल समस्या को खत्म कर देता है, ये जो रोजमेरी है। इसका ये इसके लिए बहुत उपयोगी है जो हमारे सर में से जैसे बाल गिरते हैं वो करते हैं। बाकी दूसरा इसका वही काम है कि आप इसका काढ़ा भी पी सकते हैं, आप चाय के साथ एक ढक उसमें भी डाल के वैसे भी पी सकते हैं, खाली रोजमेरी जैसे चाय बन गई उसके बाद एक बूंद दो बूंद इसके भी डाल दिए, वो वैसे भी ये फायदा ही देता है, नुकसान कुछ नहीं करता है। रोजमेरी जी। ऐसी चीज है। तो लोग रोज़मेरी को चाय की तरह भी उपयोग करते हैं, इसके पत्तों को। जी जी। और हाँ ये जी, हाँ खूब जी। महँगी महँगी भी है और औषधीय चाय भी है। महँगी मतलब गुणकारी है, औषधीय गुणकारी है, चाय है। और बिल्कुल दूसरी बात औषधि है। ये भी जो सदस्य आपको सुन रहे हैं, ये जानना चाहेंगे कि आप जो एक तो आपके पास जो प्योर और शुद्ध गुलाब जल मिलता है, लेकिन साथ में जी आप गुलकंद भी बनाते हैं। तो ये जी। गुलकंद क्या है और किस तरह से बनता है और साथ में इसके फ़ायदे क्या हैं? ये भी हम आप सभी लोग सुनना चाहेंगे आपको। क्योंकि देखिए गुलकंद बनाने का पहले हमारा जो हमको तो ये जैसे सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट है, इन्होंने ये जैसे हम गुलाब की ताजी पंखुड़ियां लेते हैं, उनको छाया में मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा हल्का थोड़ा सा जैसे वो मतलब हल्का मुरझा जैसे जाते हैं, उसके बाद उसको शहद जो होता है हमारा जैसे पहाड़ का प्योर शहद है, उसमें उसको शहद के साथ उसको मिक्स किया जाता है। और उसको हम अब वो जो पुरानी विधि है, एक तो वो बड़े हांडियों में पकाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं, हम इसको धूप में पकाते हैं, गर्म धूप में। अप्रैल मई के समय जब जबरदस्त धूप लगी रहती है तो किसी कांच के बर्तन में इसको धूप में रख दिया, शाम को अंदर रख दिया, तो ये होते होते करिए एक महीने के उसमें ये बिल्कुल उससे मिल जाता है, जो हमारा ये होता है गुलकंद ना, ये शहद और ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, वो बिल्कुल एक वो हो जाती है, एक समान मिक्स हो जाता है उसमें। उसके बाद फिर इसमें हम अजवाइन या उसका कुछ खुशबू के लिए उसको भी डाल देते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं। और ये हमारे जो जैसे दिमाग के लिए गुलकंद बहुत अच्छा वो बताते हैं उसका, जैसे उसको और हार्ट को उसको ठंडा रखता है, गले में खांसी उसी जैसे बच्चों को उसको तो थोड़ा थोड़ा अगर रोज उसको सर्दियों में इसका बहुत अच्छा वो है, तो सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं होती है अगर इसका हम यूज करें। तो जैसे आजकल ये धूल धक्कर, तो ये उसको भी सब समेट देता है, एक जगह इकट्ठा कर देगा। गले के लिए भी फायदेमंद है, हार्ट के लिए भी, दिमाग के लिए भी तो गुलकंद का ये बहुत वो बताते हैं, फायदा होता है इससे मतलब। जी, तो गुलकंद हो गया और साथ में गुलाब जल हो गया, रोज़मेरी की का जो इनके पत्ते हो गए, ये जी। बात आती है जो उत्पादन के बाद, क्योंकि हम्म। वैसे आपने पहले ही तो आप बता ही चुके हैं और अधिक लोग तो जानते हैं जो इस मंच पे हैं, लेकिन फिर जी। भी कई सदस्य नए हैं, तो संभवतः वो भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि आप बहुत दूर सड़क और मुख्य बाज़ारों से हैं, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। आपका उत्पादन उपभोक्ताओं तक कैसे पहुँचता है? ये भी उत्सुकता है जानने के लिए। सर ये जरा सा अब ऐसा होता है, आज पहले तो बहुत समस्या शुरुआत में बहुत दिक्कत आई थी, बनाया था, फिर यहाँ से हमारे यहाँ से मुख्य रोड करीब 5 किलोमीटर दूर है, जो हाईवे कैसे है जो, तो फिर वहाँ अब फिर ये हुआ जैसे आजकल सोशल मीडिया है, इसमें प्रचार हुआ गुलाब जल का है चाहे उसका है, तो ये तो ऐसा होता है जैसे हमको फिर अभी जैसे हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि भाई ये ऑर्गेनिक वो उत्पादन है वो है, तो उसको जैसे हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम या तो कोरियर के माध्यम से या फिर ये जो ट्रांसपोर्ट है इनके माध्यम से आजकल संपर्क, जैसे हमारा मुख्य बाजार अल्मोड़ा हुआ, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट उसका वो है, जैसे हमारी चेन्नई से ऑर्डर आता है या इधर पूना से आ गया या दिल्ली से आ गया या देहरादून से आ गया, तो हम उनके द्वारा इनको जैसे 50 लीटर 100 लीटर जितना भी ऑर्डर आता है हम उसको वैसे भेजते हैं फिर
यहाँ से हम ताकुला भेजते हैं, वहाँ से अल्मोड़ा होता है 30 किलोमीटर हमारे यहाँ से, तो वहाँ से फिर उनकी व्यवस्था बनाते हैं सामान को भेजने की, या फिर कोरियर के माध्यम से जिसने थोड़ा बहुत मंगाया तो उसको कोरियर भी हो जाता है। ज़्यादा होता है 50 लीटर 100 लीटर, तो उसको हम ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा, इनके द्वारा ऐसे सप्लाई करते हैं। कई जो जी, हमारे आजकल यहाँ पर जी जी। अच्छा, दूसरा जो आप मधुमक्खी भी पालते हैं और जी आजकल जी क्योंकि बहुत सर्दी है तो इस दौर में, सर्दियों के दौर में मधुमक्खियाँ कैसी हैं? और क्या वो गर्मी के इलाके में पलायन करती हैं या वहीं पे रहती हैं? जी जी, बहुत इस समय, मधुमक्खी बहुत इस समय जरा उनको लिए दिक्कत हो जाती है, ये बरसात से लेके अब इस समय तो खैर थोड़ा बहुत ये गेंदा वेंदा खिल जाता है। उनको भोजन की बड़ी दिक्कत हो जाती है इस समय, क्योंकि उनको जो होता है मधुमक्खियों को भी शहद बनाना है, बच्चे वो करने हैं, उनको भी इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो इस समय जैसे फूल बहुत कम खिलता है हमारे यहाँ पर, जैसे गेंदा ही खिलता है थोड़ा बहुत, तो उनको इस समय, और वो इस समय निकलते भी बहुत देर में, जब धूप आती है तो वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक जाते हैं। तो इधर उधर भटकते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, वो जैसे जहाँ वो मिलेगा पूरा छत्ता वही चले जाता है, पेटी को ही खाली कर देते हैं। तो इस समय जरा उनको दिक्कत आती है यहाँ से लेके जनवरी तक। तो जैसे फिर अभी हमारा सरसों खिल जाएगा, उस समय फिर उनमें प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनको भोजन मिल जाता है यहीं पर, सरसों खिल जाएगा, कई फसलें हो जाती है, मसूर हो गया, गेहूँ, ये चीज़ें। तो उस समय फिर मधुमक्खियाँ टिक जाती हैं, और इस समय जरा उनके लिए भोजन की व्यवस्था जैसे हम अपने तरीके से करते हैं, कभी वो रख दिया चीनी में, चीनी बना वो रख दिया, या गुड़ रख दिया, या मिश्री के जो वो होता है, वो चूरा होता है, उसको पानी में भिगा के वैसे भी उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन मधुमक्खी एक ऐसी, वो उसको फूल बहुत चाहिए, वो फूलों के चक्कर में वो बहुत दूर दूर तक भाग जाते हैं। तो कभी कभी तो पूरा छत्ता ही लेके चल देते हैं, वो पूरा वही खाली हो जाता है डब्बा। तो उसको जरा इस समय बहुत उसकी जरूरत पड़ती है ये जाड़ों में खासकर, बाकी उनको ढकना भी पड़ता है ठंड से बचाने के लिए। अभी तो खैर उतना ठंडा नहीं हो रहा, लेकिन अगले महीने से उनको फिर ये ढकने की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी, ताकि उसके ऊपर वो बाहर रखी रहती हैं जैसी पेटियां, उनके ऊपर वो न पड़े, ठंड ना हो बारिश से, पानी से, उससे भी बचाना पड़ता है उनको। तो उसमें बहुत केयर करना पड़ता है मधुमक्खी के लिए। इस समय ये 2 3 महीने बहुत टफ होते हैं। जी, और मैं जो सर्दी का मौसम है उसकी वार्तालाप चल ही रही है, तो आपके जी, यहाँ क्या बर्फ पड़ती है? अगर पड़ती है तो कितनी पड़ती होगी? पड़ती है जी बर्फ, लेकिन अब उतना भी ये सब आजकल ये अब क्लाइमेट बदल चुका है पूरी उसका। पहले से तो बहुत पड़ती थी, अभी हमें 2010 तक जब तक तो 2 2 3 3 दिन तक हमारे यहाँ बर्फ जमी रहती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है, एक तो क्लाइमेट गर्म हो चुका है, हिमालय भी बहुत हमारा बहुत पीछे चले जा चुका है गर्मी की वजह से। तो बर्फ गिरती है, लेकिन उतनी नहीं गिर पाती है जितना 2010 से पहले गिरती थी यार। उतनी टिकती थी, तो कब जैसे गिरती है बर्फ, सुबह गिरेगी, दिन में वो फिर वो साफ हो जाता है मौसम। ठंड में गिरती है, मतलब ये मान के चलिए आप, जैसे पहले 7 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता था हमारे यहाँ पर, 5 डिग्री 7 डिग्री। तो इस समय अब ये है कि ये 10 12 डिग्री तक बढ़ने लग गया है ना तापक्रम सब जगह का आजकल। तो उतना वो भी तो इसके लिए, वो अगर बारिश हुई तब तो फिर बर्फ पड़ जाती है। एक तो बारिश नहीं हो रही है, पिछले साल बारिश ही नहीं हुई जाड़ों में। वो बारिश पर भी निर्भर करता है बर्फ का, जैसे लगातार बारिश होगी तो ठंडा बढ़ेगा, तो 0 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो बर्फ गिर पड़ जाती है बिल्कुल, 2 2 3 3 दिन तक फिर जमी रहती है वो। लेकिन ये जो ये मौसम क्लाइमेट आजकल जो गर्म होने लग गया है, इसकी वजह से अब जैसे जाड़ों में बारिश नहीं होगी तो बर्फ गिरना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, पाला जरूर पड़ जाता है फिर, क्योंकि मौसम साफ रहता है, रात में तो पाला सुबह को सफेद चादर घिरी रहती है। वो अगले महीने दिसंबर से जनवरी तक का रहता है वो पाले का मौसम। अगर बारिश नहीं हुई तो, बारिश हो गई तो फिर तो पाला भी कम पड़ता है फिर बारिश में। बारिश पर निर्भर करता है बर्फबारी का हिसाब। जी। तो बारिश अभी नहीं हुई है और मौसम परिवर्तन का असर हमारे पहाड़ी भागों पर दिख रहा है, मैदानी बहुत भागों ज्यादा। में दिख रहा है। हम्म, और हमने देखा कि जो फूल अभी फरवरी मार्च में आने वाले होते हैं पेड़-पौधों पर, जो कीड़े-मकोड़े हमें दिखते हैं फरवरी मार्च में, वो इस समय कुछ और ही परिवर्तन दिख रहा है। वो अभी जी जी। अक्टूबर नवंबर में भी दिखने को लगे हैं। बहुत सारे फूल ऐसे हैं, अब कई हम्म, पहाड़ी अंचल में जो फूल बाद में खिलते हैं वो पहले खिलने लगे हैं। तो पहले ये की भी
जी, ये जी, ग्लोबल वार्मिंग जो हम कहते हैं ना, मौसम परिवर्तन, इसका बहुत असर पड़ा। अब ये देखिए, एक पेड़ दिखाता हूँ मैं आपको। काफल होता है हमारे यहाँ बहुत, मतलब बहुत ही आयुर्वेदिक चीज है। काफल, काल फल होता है, लाल फल। वो अप्रैल मई में खिलता है वैसे, हमेशा अप्रैल मई में तैयार होता है वो हार्ट के लिए, इसके लिए बहुत ही वो होता है। तो आजकल आने लग गया ये, अभी जबकि दिसंबर भी नहीं लगा है। ये उसी का पौधा है। ये बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है जो ये अब इसमें काफल आने लग गए आजकल। ये भले ये पकेंगे नहीं, ये पकते गर्मी में ही है, लेकिन अब नहीं तो इसका टाइम मार्च अप्रैल का होता था पहले। अब छोटे छोटे दाने बनने लग गए इस समय ही, क्योंकि दिन में गर्म बहुत हो रहा है ना, सुबह शाम ठंड हो रही है, और दिन में इतनी गर्मी हो रही है कि धूप में बैठा नहीं जा रहा है। तो इसकी वजह से ये जो ऋतु परिवर्तन, इसका भी बहुत असर हो रहा है, पहाड़ों में क्या, प्लेन्स में क्या। अब यहाँ भी इसका असर होने लग गया, पहाड़ों में भी। तो इसका वही है, जब तक अभी ये वही, तभी इसीलिए पेड़ वो जैसे हमने पेड़ लगा रहे हैं लोग बाग, अब उसकी केयर भी करें उस हिसाब से, तब तो कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा इसको। नहीं तो बहुत दिक्कत है आने वाले समय में, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो वातावरण जो गर्म हो रहा है हमारा, ये इस पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। मनुष्य या जो भी है, निश्चित मतलब प्राणी। निश्चित ये बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज है, बहुत बहुत हाँ बड़ी जी, चुनौती बहुत है बहुत कि बड़ी चुनौती। ऋतु परिवर्तन अपने हम्म, अपनी गति से अधिक तेज हो रही है बहुत और ये तेज। मौसम परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम जी जी। हर क्षेत्र में देखें, समुद्र तट से लेकर के हिमालय हम्म, तक की कहानी यही है कि बस बस। मौसम परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है। और जी। जो काफल का पेड़ आपने हाँ जी, हाँ दिखाया, जी। वो जी। कहाँ मार्च अप्रैल में छोटे-छोटे फल उसपे आते थे और ये मई देखिए, जून में पकने वाले फल, वो हाँ अभी जी। से वो फल आने लगे हैं। हालाँकि अभी जो डोरमेंट स्टेज होगी, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वो पकेंगे तो नहीं, लेकिन परिवर्तन झड़ तो है जाते हैं, झड़, और ये फिर झड़ ये जाते हैं। जी, हाँ जी, जी। वो पकते नहीं है ये क्योंकि गर्मी नहीं मिल पाती है, झड़ जाते हैं। फिर आएंगे फिर मई के महीने में, फिर गर्मी में फिर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब जी, वही है ना, तो ये जो अब हम जी, बहुत बड़ी चुनौती जो आप कह रहे हो, जब तक सरकार भी कर रही है पेड़ लगाओ लगाओ, लेकिन जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे ना, हर आदमी, ये तभी ये पर्यावरण भी बचेगा, तभी होगा। अब सरकार तो कर ही रहे हैं, हजारों पेड़ लगते हैं, लेकिन उनकी जो एक वो है, उनको जैसी उनकी जो देख रेख, इनको तो बच्चों की तरह पालना पड़ता है पेड़ पौधों को, तब जाके कुछ वातावरण में वो। अब लगा दिए, ठीक है सरकार, अब हर आदमी जब अपनी जिम्मेदारी जब तक नहीं समझेगा कि भाई हमने अपनी पीढ़ी को, आगे को हम क्या देंगे, ये वातावरण जो हमारा इतना जगह जगह रोड कट गई, वो हो गया, इतने पेड़ हर साल कटते हैं लेकिन लगते नहीं है उतने। तो जी ये समस्या आज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और आने वाले समय में बढ़ते ही जाएगी, जब तक इस पर कोई, हर आदमी अपना वो नहीं समझेगा कि भाई हमने ये चीज ऐसे बचानी है, तब तक सिमवाल जी ये समस्या जी। बिगड़ आने वाली है, आने वाले समय में। बड़ी ही दुरुस्त बात आपने कही है जी और जी। समस्याएँ हमसे ही आगे बढ़ी हैं और हम देख रहे जी हैं एक ही घर में कई-कई गाड़ियाँ होती हैं, जी। चलाने जी वाले लोग 1 या 2 होते हैं जो और बैठने वाले लोग भी 1 और 2। सड़कों वो। पर इतनी गाड़ियाँ हैं कि जगह नहीं है और हम्म, एक-एक गाड़ी में एक-एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। तो हमारे जी। अब अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर के हमारी जीवन शैली से संबंधित हम्म, सारे परिवर्तन जब हम करेंगे तभी हम मौसम परिवर्तन से बच पाएँगे। लेकिन अभी अच्छा। हम जानना चाहेंगे आदरणीय ललित मोहन जी से कि जी आपने पहाड़ी भाग में उस अंचल में जहाँ की अब लोग धीरे-धीरे खेती से रुख हट रहा है लोगों का, पलायन की जी। तरफ जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों को आपने पलायन दोबारा पलायन से वापसी करवाने में मदद की है। तो अभी तक आप कितने लोगों को जी आप जी। ट्रेन कर चुके होंगे पहाड़ों में रोज़मेरी और गुलाब की खेती के हाँ लिए? जी, ये है। सर इसमें ये है ना, जैसे अब एक तो ये होता है ना, ये फसल ऐसी एक, ये जो हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं, जैसे जो पहले जो हम गेहूं बोते थे, चाहे मसूर, धान, मंडुआ, अब ये फसलें ऐसी हो गई, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक तो उतना हो नहीं पा रही है, क्योंकि टाइम पर बारिश नहीं होती है। जिस समय बरसात, इतनी बारिश हो जाती है कि फिर वो फसल, और दूसरा ये है, उनको जंगली जानवर सारे जंगल के अभी यहाँ आने लग गए हैं, वो नुकसान कर देते हैं। तो ये जो ये वाली खेती है हमारी, जो एरोमेटिक खेती है, जैसे चाहे इसमें डमेस्क गुलाब है, या रोजमेरी है, या लेमन ग्रास है, या तेज पत्ता, इसको ये जंगली जानवर भी नुकसान नहीं करते हैं। फिर दूसरा ये है, ये
हमारे जो विपरीत जो है मौसम का भी इसमें उतना फर्क नहीं पड़ पाता है। 1-2 साल तो इसको देख रेख करनी पड़ती है, फिर इसको ये अपना एक वो बना लेता है। अगर हम इसको पानी न दें, खाद तो फिर भी देख रेख करनी ही पड़ती है। तो मतलब उतनी मेहनत नहीं है, लेकिन उससे जो है जो लोगों का रोजगार जो है, जैसे अब हमारा ये मेरे साथ 5-7 लोगों का परिवार का और रोजगार चलता है इसमें। हमारा तो चल ही रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ते गया। तो लोगों ने इस चीज को, अब थोड़ा टाइम लग जाता है ना समझने में लोगों को भी, तो अब वो उससे वो भी उन्होंने भी देखा। तो आजकल जो लोग पहले जिन खेतों से कुछ नहीं होता था, ये मान के चलिए मतलब खाली घास होती थी, उसको भी वो भी वैसी ही रहती थी, तो उन खेतों से लोगों को साल भर में 20,000-25,000 की आमदनी ये गुलाब की कटिंग से, नर्सरी से या फूलों से, इससे होने लग गई है। तो इससे लोगों को थोड़ा सा ये हो रहा है कि भाई हम इस काम को करने से हमको, एक तो आजकल नौकरी की समस्या ही है सब जगह, तो कुछ तो आय मिल रही है, तो उसको कुछ लोग बढ़ाने की भी कर रहे हैं, जिसके पास जैसी जमीन है। और नए लोग भी जुड़ते हैं। फिर इस समय गवर्नमेंट भी हमारे पहाड़ों में इस चीज को बहुत बढ़ावा दे रही है। जो यहाँ पर ये काम है तो वो पूरा हेल्प करते हैं कि जैसे चाहे हमको इस बार पहले ये हमारे यहाँ समूह बने होते हैं उस महिलाओं के, तो उस माध्यम से जैसे अमरूद के पौधे दिए, कटहल के पौधे बांटे, माल्टा फलदार पौधे दिए। तो उससे लोगों में जरा सा ये है कि अपनी जमीन के प्रति उनको थोड़ा ये हो रहा है कि हाँ यार, इस जमीन से हम जो हमारी गेहूं धान ये चीजें नहीं हो रही हैं या कम हो रही हैं, तो ये जो व्यावसायिक फसल है हमारी, चाहे वो तेज पत्ता हो या गुलाब हो या आम हो, वो भी होने लग गया आम। जबकि यहाँ पहले से पेड़ ही नहीं होता था, अब आम भी होने लग गए पहाड़ों में इतनी गर्मी बढ़ने से ना। तो उन खेती को करने के लिए लोग जरा सा वो हो रहे हैं, सोच रहे हैं उस बारे में, और कर भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये काम थोड़ा सा वो होता है, एकदम इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। 1 साल 2 साल 3 साल के बाद करीब करीब इसमें लोग आय मिलनी शुरू होती है, तब लोगों को जरा आ रहा है समझ में। तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं। पूरा हमारे गांव के करीब करीब 25-26 लोग हैं जो इस काम को करते हैं हमारे साथ। और अन्य गांव है जो हमारे बहुत बड़ा एरिया है वैसे, जैसे हमारा ब्लॉक है तागोला, तो उसमें करीब 80-90 ग्राम सभाएं हैं। उसमें से भी लोग धीरे 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 करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं, ताकि उनको इससे आय भी मिल रही है। दूसरा, जो बाहर जाके उनको 10,000 20,000 या 25,000 नौकरी, उससे अपने घर की देख रेख भी हो रही है। बाहर से लोग इस समय कोरोना काल से कितने लोगों ने जो हमारे यहाँ छोड़ के चले गए थे, यहाँ मकान बना दिए। और वो दिल्ली में इतनी समस्या हो रही है पर्यावरण की उसकी, तो अभी पहाड़ों में हमारा क्लाइमेट अच्छा हुआ, पानी शुद्ध हुआ, तो वो इस बारे में भी अब इस बार समय अब सोचने लग गए हैं। अगर हमारी जमीन से कुछ अगर हम काम करेंगे तो हमारी पीढ़ी को रोजगार भी मिलेगा और शुद्ध वातावरण भी रहेगा। तो हो रहा है, इस पर चल रहा है काम। हाँ जी दिनेश जी। जी, जी। हाँ, और आपके क्षेत्र में तो क्या संतरे की खेती है, जो पहाड़ी माल्टा होता है? नींबू तो जी है, ये क्या भी माल्टा वगैरह भी है? हाँ जी लगा रखे हैं। अब ये चल रहे हैं पौधे भी, ये बड़े अभी अब कागी नींबू तो हो रहा है, उसके है पौधे मेरे पास भी 30-40 पौधे नींबू के वो लगा रखे हैं। अभी छोटे ही हैं अभी, वो भी होता है, और कई लोगों के वहाँ होता भी है। माल्टा होता है, नींबू होता है, संतरा होता है। तो ये चीजें भी हो रही हैं अब यहाँ पर। उसका भी लोग अब ये जैम अचार वगैरह इसमें भी वो कर रहे हैं उसका इस्तेमाल। और वो बहुत वो भी होता है, कोई इसमें रासायनिक का इस्तेमाल होता नहीं है हमारे यहाँ। तो वैसे भी वो डिमांड भी आती है उसकी बाहर से। तो बाहर भी जिसके पास जैसे ज्यादा हुआ तो वो बाहर बाजारों में भी सप्लाई करते हैं उसको। ये चीजें हैं जी। जी, जी। अब एक प्रश्न ये भी है कि जैसे हो सकता है कि आदरणीय सदस्यों के माध्यम से भी प्रश्न आएगा कि अगर शुद्ध गुलाब जल चाहिए, जी तो वो कैसे लोगों तक पहुँचे, ये भी है। क्योंकि आजकल दुकानों में, बाज़ार में पता नहीं चलता कि गुलाब जल शुद्ध है या उसमें मिलावटी गुलाब जल है। लेकिन हाँ अगर जी सीधे वो किसान से लोग खरीदते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बहुत अच्छी रहती है। तो कैसे लोगों तक पहुँचे? एक ये भी प्रश्न लोगों का रहता है। हाँ जी वो ऐसा है, उसके लिए जैसे अपना पता पता भेज दें तो कोरियर के माध्यम से मिल जाने वाला हुआ, कोरियर करना पड़ता है। किराया भाड़ा जो भी लगता है उसको कोरियर के माध्यम से भी मिल जाता है। और जैसे थोड़ा सा पता बीच में मैंने एक बार इनको रंजना जी को भेजा था, वो वापस यही आ गया वो पता पता नहीं गलत हुआ क्या हुआ।
मैंने भेजा था तो वो कुछ गड़बड़ हुई उसमें, वो वापस भी बहुत टाइम में आया। वो ये नहीं कि आता मैं फिर इनसे बात करता, फिर बात नहीं हो पाई मेरी भी, क्योंकि उस समय फिर वो भी नहीं था मेरे पास। वो पता वो वापस यही आ गया, कुछ पता ही मैं गलत गलत बता रहे थे, कुछ गलत पता हो गया करके, पता नहीं क्या रहा चक्कर, वो समझ में नहीं आया। बाकी यह नहीं तो ललित ज्यादा समस्या नहीं आती, कहीं कहीं पर आ जाती है समस्या, कहीं पर वो नहीं तो लगभग लगभग कोरियर के माध्यम से तो पहुंच ही जाता है। ललित भैया, एक मुझे बार, लगता है थोड़ा सा पिन कोड गलत हुआ होगा, हाँ उसकी जी वजह कुछ से लोग, हो नहीं। हाँ जी, अब मैं कल भी कहने को था आपको, लेकिन फिर नहीं बता पाया मैं। वो वापस भी बहुत 6 महीने में मेरे पास आया हो वापस। अब वो भी अब क्या कहता, फिर मैंने भी उनसे भी कुछ नहीं कहा, चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब नहीं पहुंचा चलो फिर देख लो। वो बोल रहे थे पता गलत है, कुछ ऐसे ही बता रहे थे वो। तो मैंने कहा फिर आपसे कल कहने को था, मैंने कहा चलो आज बताऊंगा, फिर अगर पता आप सही भेज दोगे मैं उसी पता फिर भेज दूंगा उसको, वो पहुंच जाता है। दिक्कत थोड़ा पता सही होने पर समस्या कभी नहीं आती है, क्योंकि हम बहुत दूर दूर तक भेजता हूँ मैं कोरियर के माध्यम से। जैसे छोटी बोतलें हैं 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर तक हमारा कोरियर से आ जाता है पहुँच कोरियर उसे। बाकी फिर ज़्यादा मात्रा में लेने पर फिर वो ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजना पड़ता है उसको। कोरियर वाले फिर वो, क्योंकि उनके फिर रेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्ट में थोड़ा पैसा भी ठीक लगता है और वो उससे पहुंच जाता है। तो यह है कोरियर के माध्यम से, बस पता भेज दिया, जैसे मेरे वो कर दिया तो हम उसको कोरियर के माध्यम से भेज देते हैं। जी, और एक प्रश्न ये भी है कि गुलाब जल के अलावा जो गुलकंद है या फिर जो रोज़मेरी है, क्या उसका उत्पाद अभी आपके पास इस मौसम में है या फिर आगे आने वाले टाइम में ही मिलेगा? अब इस समय तो गुलकंद तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो रोजमेरी और गुलाब जल वो मिल जाएगा। गुलाब रोजमेरी तो हम ताज़ा बना देते हैं, जैसे अभी ऑर्डर आता है, मैंने बताया था खेतों में हमने जैसे 20 लीटर का आ गया, हमने काट के उसको आर के निकाला भेज देते हैं। या 2 लीटर उसमें से जो किसी का 2 लीटर 5 लीटर भी जो है वो भी हो जाता है, वह भेज देते हैं। लेकिन गुलाब जल जो है वो अप्रैल मई उसमें उसका स्टॉक, जैसे हमारे पास 1000 1200 लीटर बनता है एक सीजन में। और गुलकंद नहीं मिलू, क्योंकि वो एक सीमित मात्रा में बनाते हैं ना, उसमें इतना शहद भी नहीं हो पाता है, तो वो निकल जाता है तुरंत। गुलकंद वो सीजन में ही बनता है, जैसे ऑर्डर दे दिया किसी ने तो हम उनको अप्रैल मई में बना के जून में करीब भेज देते हैं, जितना भी ऑर्डर आया तो उसी समय निकल जाता है। और बाकी ये रोजमेरी जो है, ये अभी आजकल ही जैसे वो आए 20 लीटर 50 लीटर रोज, जैसे हमारे हफ्ते में बनाता हूँ मैं, तो उस हिसाब से हम उसको बना देते हैं। खेतों में हुआ वो काट के लाए उसको, यहाँ आसवन यूनिट है हमारी, इसमें वो बना देते हैं उसको, वो इस तरह बनता है। जी। और जो आप अभी गोभी दिखा रहे थे फूल गोभी और पत्ता गोभी, तो ये जी जी। आप बाज़ार तक पहुँचाते हैं या अपने उपभोग के अलावा बाज़ार तक कितना पहुँचता होगा? और किस बाज़ार तक पहुँचता है? अब ऐसा है नहीं कि ऑर्गेनिक आजकल ये है बाजार, ये घर में ही बिक, जैसे टमाटर उत्पादन किया था घर से ही बिक जाते हैं हमारे, तो फिर लोगों को आजकल ऑर्गेनिक में बहुत वो रहता है ना, तो कुछ बाजार में भी देना पड़ जाता है। जैसे टमाटर का था एकदम ज्यादा उत्पादन हो गया था, तो वो कुछ बाजार में दिए, बाकी लोग घर से भी खरीद ले जाते हैं, उनको 10 5 रुपया सस्ता कर दिया बाजार से, वो घर आते हैं यहीं से 2 किलो 1 किलो ऐसे भी उठा यहाँ से भी ले जा लेते हैं। और वैसे ही और सब्जियों का भी है, ज़्यादा मात्रा में हुई तो बाजार में भेज देते हैं, और कुछ यहाँ से भी खरीद ले जाते हैं घर से भी, जो हमारे गांव के नज़दीक के जो लोग हुए। बाकी जैसे दूर है अल्मोड़ा है वहाँ भेजना है, उनको हम भेज देते हैं, ऐसे जी, होता है। तो इस तरह से आज आज हम वार्तालाप कर रहे हैं अल्मोड़ा के पनेर गाँव और टकला ब्लॉक से आदरणीय ललित मोहन लाहनी जी से, और वो खास तौर पर मुख्य तौर पर जाने जाते हैं गुलाब के किसान के रूप में, और अन्य भी गतिविधियाँ, खेती के गतिविधियाँ वो बहुत ही सलीके से आगे बढ़ाते हैं। आज आप सभी सदस्य उनसे ही वार्तालाप कर रहे हैं, उन्हीं को सुन रहे हैं। मैं आदरणीय रंजना दीदी से निवेदन करूँगा कि अन्य किन्हीं सदस्यों के प्रश्न हों, तो प्रश्न उत्तरी का सिलसिला जारी किया जाए। तो मैं पहुँचता हूँ वापस आदरणीय रंजना बहन जी के पास। जी जी जी, धन्यवाद दिनेश भैया। और ललित भैया का तो बताने से इतनी ठंडी है, और इतनी ठंडी में वो हमें पूरा उनका पहाड़ का खेत उन्होंने दिखाया बताया, और उनको
ऊर्जा देती है। मुझे लगता है वो गुलकंद वगैरह बहुत खाते होंगे पूरा इसके लिए उनकी ऊर्जा कायम है। नहीं तो ऐसे लोग हमारे जैसे वो ठंडी के मारे और एक जगह पर बैठ गए, मगर उनको देखकर नहीं आपकी लगता आपकी है। आवाज थोड़ा आपकी आवाज थोड़ा धीमे आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा कट रही जी है। ओम। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही? जी ओम। नारायण नारायण जी ने हैंड रेस किया है, कृपया वो अपना प्रश्न करें। आवाज आ रही है? जी मेरा जी सदन को प्रणाम, हरिओम। मैं ये चाहता हूँ, ये अल्मोड़ा में ये बनाते हैं अपने गुलकंद और गुलाब जल, जी जी, इसकी वहाँ से यहाँ डिलीवरी और कितनी क्वांटिटी में आ सकता है, और उनका पता, मोबाइल नंबर, जी जी। और ये खेती अपन यहाँ पर ही कर सकते हैं। अब वो क्लाइमेट पर होता है जैसे ना, जैसे ये है अब हमारे पहाड़, इसकी जो 2-3 प्रजातियां है ना, जैसे डेमेस्को गुलाब में एक हिमरोज है, एक है नूरजहां, एक है ज्वाला। जो हमारे यहाँ जो जी होता है ये है, तो हमारे यहाँ थोड़ा हिमालय से थोड़ा दूर हुए ना हम, मतलब ये तो यहाँ पर नूरजहां प्रजाति होती है। जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पर नजदीक में हिमालय पड़ता है, वहां पर होती है हिमरोज। और जो प्लेन सी की जी। जहाँ क्लाइमेट साल में ज्यादातर गर्म रहता है, वहां पर होता है ये ज्वाला प्रजाति होती है इसकी, डेमेस्को गुलाब की। या जहाँ पर जैसे बलुई मिट्टी, ये मतलब रेतीली मिट्टी है या गर्म मौसम रहता है हमेशा, तो वहां पर इसकी ज्वाला वाली जो प्रजाति है वो चलती है। हमारे यहाँ पर चलती है नूरजहां प्रजाति, क्योंकि ये अच्छा, ठंड में हाँ, गुलाब की गर्मी में थोड़ा गर्म। कई वैरायटी आती हैं, गुलाब की अलग अलग वैरायटी आती है, और किस गुलाब का गुलाब जल अच्छा रहता है हाँ जी, और हाँ। किसका नहीं रहता, ये भी बताएं थोड़ा। फिर ये ऑर्गेनिक तरीके से हमारा जो खेतों में, क्योंकि रासायनिक का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम इसको ऑर्गेनिक तरीके से, उसमें आसवन यूनिट है हमारी, मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये यूनिट है, ये इस यूनिट में हम इसको बनाते हैं। ये यूनिट वो ये इसमें ये भाप द्वारा बनाया जाता है। ये इसका चैम्बर है ऊपर का, ये इसका पूरा कमरा है मेरे पास, ये बना है हमारा ये। तो इसमें ये आग, नीचे से आग जल के ये इसका भाप द्वारा इसको निकाला जाता है। इसका जो भाप होता है उसमें उबाल के, उसमें वो खराब भी नहीं होता है बहुत समय तक। और बाकी इसमें मिलावट कुछ नहीं होती है। आपको इसको फेस पर यूज कीजिए, आंखों में बहुत अच्छा वो देता है। जाड़ों में आप जैसे ठंड होता है तो ग्लिसरीन मिला के इसको हाथों पैरों में भी लगा सकते हैं। आंखों में डालने के लिए ग्लिसरीन का यूज नहीं करना हुआ, डायरेक्ट रात को सोते समय आप आंख में, आपके आंखों में जो एक वो होती है, उसको भी ये धीरे 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 करके बिल्कुल साफ कर देता है। थोड़ा यूज करना पड़ता है समय, लंबे समय तक, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज है। जी धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी, धन्यवाद। और आगे आदरणीय हमारे सदन में किसी भाई बहन का कोई और भी सवाल है आदरणीय ललित भैया से, तो कृपया अपना हैंड राइज करिए ताकि मैं आप तक पहुंचूं। आदरणीय अशोक पटेल भैया। जी, आदरणीय अशोक पटेल। गणेश गौर जी का, जी सॉरी, गणेश गौर जी का हैंड राइज है। जी, अपना प्रश्न करें। भाई जी प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार। सदन को प्रणाम। मैं ये जानना चाह रहा था कि गुलाब की खेती जो है वो आप कब से कर रहे हैं? सर मैं 2018-19 से शुरू की थी मैंने ये खेती। अब लेकिन 1-2 अच्छा, साल जरा सा 5-6 साल से। हाँ जी, क्योंकि अब शुरू में 1-2 साल तो पौधों को उसमें टाइम लगता है, तीसरे साल से ये अच्छी फसल देने लग जाता है। फिर अगर सही वो हो तो होने को तो पहले साल से भी फूल आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब पौधा छोटा पौधा होता है, उतनी मात्रा में फूल नहीं आ पाता, तो दूसरे साल तीसरे साल से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है अच्छी खासी। भी अच्छी देख रेख होती है तो तीसरे साल से अपने सही उसमें आ जाते हैं, जरा पौधा अपना वो आपने टाइम। नर्सरी कहाँ से ली थी? नर्सरी जी, हमको पहले पौधे मिले थे सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट से, जो सगंध पौधा केंद्र है हमारा सेलापुई देहरादून में। हाँ जी, उसके वो विभाग वाले आए थे, उन्होंने यहाँ का क्लाइमेट चेक किया, वो किया, तो उन्होंने कहा डेमेस्को गुलाब। लेकिन जरा सा पहले साल थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि पौधे बाहर से आए थे, वो थोड़ा उनको यहाँ वो होने में। लेकिन
फिर भी ये है कि जैसे 200 पौधे में से 150 पौधे चल 50 एक पौधे, फिर उसी में से हमने नर्सरी बनाई अपने यहाँ। जैसे वो 1 साल अच्छा, का पौधा हुआ तो उसकी 200 कटिंग, पौधे लगाए थे आपने? हाँ जी, शुरू में 200 में से करीब 50-60 पौधे मर गए थे वो, क्योंकि वो ऐसा होता है, वो दूसरी हमारे टिहरी गढ़वाल साइड से आए थे, पौड़ी गढ़वाल साइड से, कुछ क्लाइमेट का भी असर होता है। तो फिर जब होता है, वो, वो तो पौधे हाँ जी, सेट होने में हाँ टाइम जी, लगता है। तो जब यहाँ वो पौधे मेरे पास 1-2 साल के हुए तो मैंने उसमें से फिर नर्सरी बनाना शुरू किया। जो वो नर्सरी हमारी यहाँ की ही नर्सरी यहाँ सक्सेस हुई, तो इस समय मेरे पास करीब करीब 3000 पौधे हैं इसके गुलाब के। बाकी नर्सरी है, करीब 10,000 पौधों की नर्सरी तैयार कर रखी है, वो भी यही हमारे उसमें बढ़ जाते हैं किसानों में। कितने तो खेत में लगे हैं 3000 पौधे? 3000, अब वो ये है ना, हम मेरे पास तो खैर जमीन बहुत है, तो हम अलग अलग उससे लगाते हैं। जैसे इसकी दूरी होती है 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर में एक पौधा, 1 मीटर की दूरी पर दूसरा पौधा। जी। क्योंकि पौधा बढ़ता बहुत है, बहुत फैलता है, बहुत घना हो जाता है बाद में। अब जैसे बड़े पौधे उस खेत में घुसने लायक नहीं हो रहा, मेरे ऐसे ऐसे खेत भी हैं वहां पर अब जाया नहीं जाता है। बस अब फरवरी कटिंग की भी जैसे डिमांड आती है, फरवरी में अब उसकी कटिंग करेंगे हम। उसकी जी। नर्सरी कटिंग, उसकी कटिंग की भी बहुत डिमांड है, जैसे बाहर से डिमांड आती है, हम उनको भी फरवरी के टाइम पर, फिर अंकुरण का समय होता है, उसी समय लगते हैं ये। और जो नया जी। पौधा है वो इस समय जाड़ों में लगता है। जी। जब अक्टूबर नहीं, दिसंबर से वो शुरू हो जाएंगे नए पौधे लगना, और मार्च अप्रैल में उसमें फिर कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। और जो नर्सरी बनाते हैं वो हम फरवरी लास्ट में लगभग लगभग, जैसे गर्मी शुरू होती है, हल्की गर्मी, तो उस समय शुरू करते हैं इसकी नर्सरी तैयार करने में। 3000 पौधों से आप इनकम कितनी जनरेट कर पाए हैं अभी तक अब ये है ना पर जी, ईयर? हर साल बढ़ते जाता है। पहले साल मेरे पास 2 किलो फूल आए थे, फिर दूसरी बार 90 किलो हो गए थे, फिर 300 किलो हो गए, फिर करीब करीब 5 कुंटल तक फूल। अब हर साल ये बढ़ते जाता है। फिर यह है, उस गुलाब के साथ फिर मैंने दूसरा रोजमेरी हो गया, तेज पत्ता हो गया, ये चीजें भी शुरू करी। क्योंकि अब फिर वो होता ही है, वो एक जब वो गुलाब तो साइड में हमने किनारे किनारे गुलाब लगा दिए, बीच में हम बंजर हो जाता है करके बीच में हमने और फसलें शुरू की, पहले तो पारंपरिक, लेकिन वो ये कुछ क्लाइमेट का चक्कर, वो इसकी वजह से फिर हमने इस सघन फसल का ही शुरू किया था। उसमें रोजमेरी लगा दी जैसे, या लेमन ग्रास लगा दिया, तो उससे भी हमको आए। फिर अब 1 साल में रोजमेरी में जल्दी हो जाता है, वो 1 साल का पौधा, उसमें से आप 1 साल में तैयार हो जाता है। अगर सही देख रेख होगी तो वो 1 साल में आपको फसल देना शुरू कर देगा। रोजमेरी जो है, गुलाब पर थोड़ा टाइम जी। लगता है, तो उसको भी शुरू किया। तो लगभग अब इसमें मेरे पास यहाँ, अब ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर तो बहुत दिक्कतें हैं सब, लेकिन जिस जमीन से कुछ नहीं हो रहा था, जिस जमीन को लोग बाहर छोड़ के सब बाहर चले गए थे, वो हो रहा था, तो मैंने उस जमीन पर काम शुरू किया। तो अब मेरा काम भी अच्छा खासा चल रहा है, और 2-4 लोगों को भी इसमें रोजगार मिल देता हूँ मैं। क्योंकि इसकी साफ सफाई देख रेख वो करने में भी अब आदमी चाहिए पड़ते हैं, तो इसी के लोकल के जो हमारे बेरोजगार महिलाएं हैं या आदमी हैं, वही इस पर काम करते हैं दिहाड़ी के हिसाब से, तो उनका भी रोजगार चल जाता है। मिल जाते हैं आपको वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, मिल जाते हैं। जी। ये है सर इसमें। और इसमें पानी कितने लगते हैं? पानी का ये है ना जी, शुरू अब एक दो, जैसे आप कोई भी पौधा है उसको बचाने के लिए शुरुआती 1 आध साल तो आप देख रेख उसकी करनी पड़ती है, चाहे पानी है, खाद है। लेकिन जहाँ पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो फिर वो बरसाती पानी को, हमारे यहाँ का जो वो है, वो उसको, अब इस समय हमको जो बड़े पौधे हैं इसमें कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे पास अब 3-4 साल के पौधे हैं, इसको हम पानी इस समय नहीं देते हैं। हाँ, जो इस बार पिछले साल जो लगाए थे उनको देते हैं पानी, क्योंकि उसकी जड़ें ऊपर ही होती हैं, वो ठंड से भी उसमें दिक्कत आती है, तो उसको ज़रूर चाहिए होता है कि ताकि वो जल्दी डेवलप करेगा। वो फिर बाद में वो इनकी जड़ें नीचे इतनी उसमें पहुंच जाती है कि वो नमी के उसमें पहुंच जाते हैं पौधे बड़े हो गए तो फिर नहीं जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तीसरे साल के बाद पानी इसमें की कीट बीमारी क्या आती हैं? और इसमें वैसी बीमारी कुछ नहीं आती है। गुलाब में तो लगभग लगभग, अगर सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का ध्यान, इसमें रासायनिक का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको, अगर आप जी। जैविक खाद का इस्तेमाल करोगे तो इसमें कोई बीमारी नहीं लगती है। हाँ, ये जी। है, कभी ये हो जाता है ज़्यादा गर्मी की उस समय दिक्कत होती है। जैसे इस बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, पहाड़ में भी बहुत बड़ी गर्मी बढ़ गई थी, उस जी। समय अगर पानी की दिक्कत होती है तो थोड़ा पौधों के मरने की समस्या हो जाती है, जो नए पौधे होते हैं। जी। बस बाकी वैसे बीमारियां इसमें कुछ नहीं लगती है। अब ये है, ये खुशबूदार पौधा है ना, इसमें कीट बहुत आते हैं, कि जैसे उस समय पर जिसमें खिलता है उस समय बहुत वो आते हैं, तो हम इसको तोड़ने के बाद फैला देते हैं। जैसे हम नीचे रखते हैं वो कीड़े सारे भाग जाते हैं भी।
थोड़ी देर फैला अच्छा दिया, अच्छा उसको कर दिया, तो वो वही अब वो सुगंधित पौधा हुआ ना, खुशबू होता है इसमें, तो इसमें वो भी बहुत ज्यादा आते हैं कीटाणु, मतलब ये कीट उन पंख वाले हो जी इसका रस चूसने को, तो वो हम उसको तोड़ते हैं, यहाँ जैसे रखते हैं, तो उसमें से वो फिर भाग जाते हैं, उनको समझ में आ जाता होगा आप फूल तोड़ दिया करके, फिर उसको छांट छूट के हम उसका जी फिर गुलाब जल बनाते हैं धो धार के। जी जी ये है जी ठीक है, इसमें। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका। जी, 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 धन्यवाद गौर साहब, आपने अतिशय सुंदर संवाद किया आदरणीय ललित भैया से। मैं अब आदरणीय रवि चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आप भी। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमें हमारे मुख्य वक्ता महोदय भी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आपने जो मधुमक्खी के संबंध में जो चर्चा की, तो जैसे आप गुलाब लगाते हैं, गुलाब के अलावा और भी जो फूल लगाते हैं, और जो आपने एक समस्या बताई कि बीच में फूल नहीं होते हैं तो मधुमक्खी थोड़ी परेशान होती है या उनको भोजन हाँ के जी, लिए कुछ चीज की जरूरत पड़ती है। तो हाँ जी, हाँ। मैदानी क्षेत्र में मधुमक्खी पालन निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपके क्या सुझाव है? वो जी मैदानी क्षेत्रों में ऐसा है ना कि आजकल हमारे अब जरा सा हमारे पहाड़ों में दिक्कत हो जाती है, वो मैं बता रहा हूँ जैसे, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में ये है ना, वहाँ पर फूल की खेती हर समय खेती है, चाहे बेमौसमी है। अभी जैसे वहाँ सरसों उत्पादन शुरू हो गया है, लग भी गया होगा, तो लोग क्या करते हैं, उनके वहाँ पर अपने वहाँ से जैसे मधुमक्खियों की पेटियों को वहाँ ले जाते हैं, मतलब जहाँ पर सरसों खिल रहा है, उससे उत्पादन भी अच्छा होता है, वो उनको पैसे भी देते हैं। और इस समय अब थोड़ा सा प्लेन्स में भी वहाँ दिक्कत नहीं आती, लेकिन पहाड़ों में जरा सा दिक्कत जरूर आ जाती है इसकी भोजन की, मधुमक्खी को, क्योंकि यहाँ पर इस समय अब फूल, इस समय कोई फूल नहीं खिला है कि जो इनको अब ये है, अब ये सरसों जम रहा है, अब मतलब करीब 20-25 दिन के बाद इनको ये सरसों से ये वो लेना शुरू कर देते हैं। और बाकी लोग जो हम मधुमेह वो है फिर भी करते हैं, जैसे गेंदे गेंदे के फूल वो रखे हैं, मैंने गेंदा लगा रखा है, ये उसमें से ले जाते हैं। और ये जैसे हमारा तेज पत्ता है, इसकी पत्तियों से भी ये अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें फूल नहीं होगा ये पत्तियों से भी करते हैं उसमें। कई बहुत प्रकार के पौधे हैं हमारे यहाँ पर ही, तो इनमें से ये ऐसे वो करते हैं। बाकी मधुमक्खियों के लिए वही है कि फूलों का उत्पाद, जो इनके उस टाइप का जो भोजन जिसमें बनाते हैं उस टाइप का फूलों का उत्पादन हो, तो इनको इनको सरल होता है ज़्यादा। जैसे ये फूल है मेरे पास, ये इसमें ये सब चूस के ले गए ये मधुमक्खियाँ। ये यहाँ पर गेंदा खिला है, ये दिख नहीं रहा भाई ये साहब? क्या मैं दिखाता हूँ, जरा सा ये धूप आ रही है ना सुबह, उसकी वजह से ये है गेंदा, ये ये गेंदे के फूल हैं ये। अब ये भी लास्ट उसमें रह गए हैं, क्योंकि अब जाड़ों का इसका सीजन, ये भी एक। जैसे सर, आपने मान लो एक कॉलोनी रखी है, और जी, एक कॉलोनी के लिए कितने मतलब क्षेत्र में गेंदे की जरूरत पड़ेगी या ये सूरजमुखी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा हाँ कुछ जी, आपको आइडिया है? अब इसका इनका ये है ना सर, ये अब इसका कुछ आइडिया नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इनका ये है, ये तो अगर इनको फूल नहीं भी मिलेंगे, ये पत्तियों से भी रस चूस ले जाते हैं, चाहे आड़ू के पत्ते हों। और अगर जैसे हमारे यहाँ पर एक वो होता है पॉइंट, उसको वैसे पीताम्बरी भी कहते हैं इस संस्कृत भाषा में, वो यहाँ पर बहुत खिलता है इस समय, उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया बनता है। ये बहुत अच्छा वो बनाती है, उसका फूल खिला है, खिल रहा है अभी ये इस समय। वो बहुत मतलब जैसे पुराने पेड़ होंगे तो सफेद हो जाते हैं फूल से, उसमें उसके उस समय का टेस्ट अलग ही होता है उसका। हर सीजन में जैसे जैसे मधुमक्खी सरसों वाली का अलग टेस्ट हो जाएगा, इसका पीताम्बरी का अलग होता है, तेज पत्ता का, जिसमें इसमें जाड़ों का जो शहद ये बनाते हैं, ये वैसे बहुत ही गुणकारी होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि और समय में तो इनको हर प्रकार के मिक्स टाइप का हो जाता है ना, वो कभी किसी से लाए, कभी किसी, ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही फूल पर बैठ के लाएंगे। लेकिन इस समय जो हमारे अच्छा। यहाँ पहाड़ों का जो शहद होता है, ये पीताम्बरी जो मैं बता रहा हूँ, इसका शहद बहुत ही थोड़ा कड़वा होता है, और लेकिन बहुत ही गुणकारी होता है। सारी मधुमक्खियाँ उसी पर लगी रहती हैं, क्योंकि और जी। फूल तो है और नहीं सर, बाकी। हमारे यहाँ जो नीम के पेड़ बहुत होते हैं, और नीम में 1 महीने तक भी फूल रहता है, तो जी, और वो भी कड़वा होता है। जी, जी, वो होता ही है, वो जिस चीज का भी ये ऐसा होता है ना, मधुमक्खी है जिस चीज से वो ले जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ बुरांश होता है, बुरांश,
वो मीठा होता है उस समय का, और वो एकदम पिघल भी जाता है। वो बुरांस के फूल का शहद वो जल्दी, और जिस सीजन में ये, जैसा ये नीम का ले जाएंगे तो वो जरूर ठीक कह रहे हो आप, वो थोड़ा जैसा वो पराग ले जाते हैं वैसा उसका शहद बनता है, सरसों सर का शहद। सर हाँ ये एक बात और है, हमारे यहाँ जी। कीटनाशक का उपयोग होता है तो उसका प्रभाव कितना पड़ता है इन पर? और उसका तो बहुत प्रभाव होता है जी, मधुमक्खियों पर ज्यादा ही पड़ जाता है उससे। ये अब ठीक है, उनको उनको ये पता थोड़ी होता है कि हमारे इन खेतों में वो फिर भी अपने भोजन के लिए जाती है वहां पर, वो उसका प्रभाव शहद पर भी पड़ता है और इनके परिवार पर भी पड़ता है। वो इतना वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रासायनिक तो रासायनिक ही है, वो धीमा जहर है ना, वो एकदम तो नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे इनको भी कमजोर करता है वो। इनके जो खाना बनाने से लेके इनके जो इनके उसमें, जैसे इनके बहुत बड़ा एक मधुमक्खी होती है, वो उससे भी नहीं लड़ पाते हैं, तो इन मोमी पतंगा कई टाइप की बीमारियां इनके छत्तों में लगनी शुरू हो जाती है फिर, जो कीटनाशक वालों को तभी तो इसको बताते हैं कि इसमें कीटनाशक का उपयोग न हो तो मधुमक्खियां अच्छी खासी चलती हैं, और उससे मरने का भी इनका खतरा रहता है। कीटनाशक तो कीटनाशक ही है जी, उसका तो इस्तेमाल जी कम ही जी हो, जी 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 वो जी। सबके लिए हानिकारक है, वो चाहे मनुष्य के और लिए सर हो। हमारे मैदान में तो कीटनाशक ऐसा बहुत ज्यादा उपयोग होता है इसका, तो बहुत ही। अब ऐसा है ना सर, अब धीरे धीरे इसका जैसे कुप्रभाव लोगों को पता हो रहा है ना, अब आजकल देखिए नए उसमें नैनो यूरिया कई चीजें, ये सागरी का कई, भले ही वो थोड़ा, वो भी एक वही दवाई है ना हेम्योपैथी के तरह, थोड़ा लेट में करता है वो। अब लोगों को, हमको तो चाहिए अच्छा उत्पादन चाहिए और जल्दी चाहिए, लेकिन जब तक हर आदमी को इसका कुप्रभाव समझ में नहीं आएगा ये रासायनिक का, तब तक तो होना ही होना है वो। अब हम आजकल सबको वही चाहिए, ज्यादा उत्पादन चाहिए और पैसा चाहिए, उस चक्कर में हम लोग अपनी जिंदगी के साथ भी, और जो हमारे ये चाहे वो है पशु पक्षी हैं जानवर हैं, इनकी जिंदगी साथ भी ये पैसा कमाने के होड़ में उनकी जिंदगी साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। अब ये तो, अब इसके लिए तो सबको मिल, मतलब एक वो करना पड़ेगा कि पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम हो, तभी ये रुक पाएगा सर। ओम सर ओम। जी जी जी। जी धन्यवाद सर। वास्तव में जो धन्यवाद। कीटनाशक, जी जी धीरेज भैया आप करें। हाँ ना, मैं यही कह रहा था कि जो कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। और अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जब आम की फसल होती है, लीची की फसल होती है, उसमें लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों की कॉलोनियाँ लगाई रहती हैं, डब्बे रखे होते हैं। लेकिन वो अगर बगीचों में कीटनाशक छिड़के जाते हैं, तो हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मैदानी क्षेत्रों में छतों पर मधुमक्खियाँ मरी हुई दिखाई देती हैं। और ये कुप्रभाव है मधुमक्खियों पर। तो कीटनाशकों का तो बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं, चाहे किसी की भी जीवन पर होता है। लेकिन कुछ हैंडरेज हैं, और कुछ हैंडरेज हैं, उनसे पहले आदरणीय पवन सर तक आवाज़ पहुँच रही हो, तो निवेदन है कि कृपया इस वार्तालाप में शामिल होइएगा। जी, धन्यवाद। आपके मुख्य वक्ता हमारे ललित मोहन जी का अभिनंदन है, सर स्वागत है नमस्कार। पुनः। नमस्कार इस योगाहार मंच में। जी और जी। इस आज का जो टॉपिक था बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो विषय रखा गया था वो था पारिस्थितिकी। तो ये जी पारिस्थितिकी के पर एक बहुत अच्छी आज चर्चा हुई है, बहुत सुंदर संवाद हुआ है। और धीरे-धीरे ललित मोहन जी की जो यात्रा रही है, उसको भी हमने सुना है। और ललित मोहन जी ने जो प्रयास किए उसकी वजह से जो आसपास के जो किसान हैं और अ, उपभोक्ता हैं, और पूरे मेरे ख्याल से देश के कई कोनों के उपभोक्ता आपके साथ जुड़ रहे हैं और इस चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। आज बहुत सारे किसान भी आपके साथ जुड़ कर के आपकी कहानी को, पिछली बार कहानी आपकी सुनी थी जब फूल लगे हुए थे, आपके गुलाब के फूल की फूल दिखाए थे आपने, खेत में फूल किस प्रकार से लगे हैं। और आज उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ है, और उसके साथ-साथ और बाकी चीज़ों के ऊपर भी आपने प्रकाश डाला, तो बहुत सुंदर। मुझे आशा है कि इसी प्रकार से जो ये घाटी है आपकी,
ये धीरे-धीरे एक फूलों की घाटी में परिवर्तित होगी। जैसा कि इस जो ये कार्य जब हुआ था कई सौ वर्ष पहले, तो ये परिकल्पना की गई थी कि जिस प्रकार से बुल्गारिया में फूलों की, गुलाब की खेती की घाटी पर आधारित न केवल कृषि, बल्कि वहाँ पर जो टूरिज़्म है, उस पर आधारित है और देश-विदेश से लोग आकर के गुलाब की घाटी को और गुलाब से निकलने वाले विभिन्न उत्पादों को देखते हैं और उसका अनुभव लेते हैं और उसके ऊपर पैसे खर्च करके आते हैं, वहाँ पर रहते हैं, खरीदारी भी करते हैं और एक बहुत ही सुंदर तरीके से तो हमारी देवभूमि में, हमारे उत्तराखंड में भी अगर इस तरह का आने वाले समय पर जैसे कि विस्तारीकरण हो रहा है, उस तरह से ये छोटी-छोटी घाटियाँ अगर बनती हैं और लोग उसका आके प्राकृतिक चीज़ों का आनंद ले पाते हैं, जैविक रूप से निर्मित उत्पादों को देख पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं, तो ज़रूर ये हमारी आर्थिकी और हमारे पलायन को रोकने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। ज़रूरी बात ये है कि इस अंधाधुंध दौड़ में जहाँ पर सब लोग पैसे के पीछे या उत्पादन के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पर से थोड़ा-सा रुक करके इसको पारिस्थितिकी के साथ जोड़ें, इसको पर्यावरण के साथ जोड़ें और इसको समझने का प्रयास करें क्योंकि उसके खतरे हमें दिखाई देने लग गए हैं। ललित मोहन जी ने भी बताया कि उनके वहाँ बर्फ पहले गिरती थी, अब नहीं गिर रही है, नहीं के बराबर हो गया है और यह भी खुल के आया है सामने, यह तथ्य आया है कि जो हमारी बर्फ की जो लाइन थी, वो 200, 300, 400 मीटर ऊपर चले गई है। जहाँ पर मतलब पहले नीचे की तरफ बर्फ आके टिक जाती थी, अब वो टिक भी नहीं रही है, टिक भी ऊपर जाके रही है, 200 या 300 या 400 मीटर ऊपर जाकर। और इसी तरह से उन्होंने टेम्परेचर के ऊपर भी बातचीत की। तो ये जो टेम्परेचर है और पानी है और मौसम है, इसकी इसके बारे में हम सब लोग देख रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो इस परिस्थिति को बचाने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। ये 1-2 प्रयासों से भी नहीं होने वाला। कुछ 1 लाख पेड़ भी अगर लग गए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्थिति इतनी खराब हो गई है। तो हम सब लोग मिलकर के पहले तो एक काम ये है कि इस परिस्थिति को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमें विचार और ज़्यादा करना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, ललित मोहन जी जैसे लोग जो कि प्राकृतिक रूप से उत्पादन कर रहे हैं, उनको उत्पादों को खरीदने के लिए एक व्यवस्था हमें बनाने की ज़रूरत है और हमें आपस में ही पहले आदान-प्रदान करने की ज़रूरत है। आदान-प्रदान मतलब पैसा आपने दिया और आपने कोई चीज़ खरीदी। तो एक-दूसरे से हम आदान-प्रदान करें, खरीदें और उनके शुद्ध उत्पादों को लें और इस विषय पर भी मुझे लगता है कि उनका नंबर लेकर के उनसे आप संपर्क करें और उनके उत्पादों को खरीदेंगे तो उनका एक उत्साह बढ़ेगा और उनका एक एरिया जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में एक बहुत ही सामान्य सा एरिया, एक छोटा-सा एरिया, मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले एक आम काश्तकार के पास होता है। तो ये धीरे-धीरे जैविक का एरिया आपका बढ़ेगा, इस तरफ हमने प्रयास करने हैं। तो इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा अपने सभी योगाहार के जितने भी सदस्य जुड़े हैं, कि वो ललित मोहन जी से संपर्क करके उनसे कोरियर के माध्यम से आप उत्पाद को मँगाएँ और उनको भुगतान करें और इसी तरह से बाकी भी हमारे जो सदस्य हैं, अपने उत्पादों के बारे में बताएँ और एक-दूसरे को हम खरीदने का इसका प्रयास करें। मैं भी उनसे अब संपर्क करके कुछ दिनों में सामान गुलाब जल जब तैयार होगा तो उनसे लेने का प्रयास करूँगा, गुलकंद लेने का प्रयास करूँगा और मुझे लगता है कि ये मुहिम हमें अपने आप से पहले शुरुआत करके आगे तक बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ललित मोहन जी का पुनः बहुत-बहुत अभिनंदन। इस तरह से लगे रहिए, इस तरह से आप काम में करते रहिए, इस तरह से हम मिल कर के आगे बढ़ेंगे। जी, जी, धन्यवाद। नमस्कार। जी, 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 धन्यवाद सर। जो आपने कहा वो मैं भी कहने वाली थी कि ललित भैया के पास के जो भी प्रोडक्ट है, गुलाब जल है, गुलकंद है, ये हम सब योगाहार में इसका प्रचार-प्रसार हो, तो ये ललित भैया के लिए और हमारे लिए बेहतरीन होगा और इसका स्वाद भी हम जैविक है तो ले ले, बाहर से तो हम सब मँगाते ही है रासायनिक, तो इससे बेहतर कि अगर ललित भैया के पास से ले तो ये हमारा यहाँ योगहार में अच्छा दीवान-गीवान कार्यक्रम चलेगा और तो सबने ललित भैया का नंबर तो चैट बॉक्स में डाल दिया है, तो कृपया अभी से हम संपर्क करें और
जो भी प्रोडक्ट बने हैं तो कृपया ऑनलाइन मंगाने का प्रयास करें। तो मैं अब आदरणीय कल्पना बहन जी का हैंड राइज है। जी कल्पना जी। ओम दीदी धन्यवाद, जी शुभ नमन। कल्पना जी। बस उसी के लिए कि उनका भैया जी का नंबर, ललित भैया जी का नंबर चाहिए था, दिनेश भैया जी ने डाल दिया नंबर। धन्यवाद। कोई शहद, गुलकंद और गुलाब जल के लिए। जी धन्यवाद दीदी। जी धन्यवाद कल्पना जी। और मैं आगे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। ओम, सदन को सादर प्रणाम। बहुत अच्छी वार्ता चल रही है। मैं ललित मोहन जी से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने एक दिन पढ़ा था कहीं कि ये 4G और 5G जो टेली टेलीफोन के लिए, मतलब मोबाइल के लिए जो टावर लगते हैं, उनसे मधुमक्खियों को कितना नुकसान हो रहा है, कुछ उस विषय पे विचार डालेंगे क्या आपने? आपका माइक बंद है जी। माइक खोलें। ललित जी माइक खोलो। हाँ जी, आ रही आवाज? आ रही हेलो। आवाज। हाँ जी, जो ये आप टावर की, जो ये टावर, वो इससे भी जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन हमारे पहाड़ों में तो खैर उतने टावर तो नहीं है, मतलब अभी ये मान के चलिए जैसे हमारे यहाँ पर करीब 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की रेंज में एक टावर होता है, वो भी कहीं पहाड़ पर होता है, बहुत ऊंची जगह पर। तो लेकिन इसके भी बहुत दुष्परिणाम इसके भी हैं, क्योंकि इससे भी देखिए अब वो होता है इसमें, चाहे करंट हो या चाहे कुछ वो हो, उससे भी मधुमक्खियों को बहुत असर पड़ता है, और रासायनिक असर तो पड़ता ही पड़ता है। तो अब जैसे मधुमक्खियों का भले ही हो रहा हमारे पहाड़ों में, जहाँ पहले एक एक होता था, अब तो लोगों के पास 5 4 भले वो, लेकिन वो उस तरह काम नहीं कर पाती हैं जैसे पहले करती थी। हमारे यहाँ जाले होते थे ना पहले घरों में, जो उसमें बरसों रहती थी मधुमक्खियां, और वो अच्छा उत्पादन भी देती थी। लेकिन थोड़ा उत्पादन पर फर्क पड़ा है बाकी ये मधु से। लेकिन यह है कि अब आजकल यह नई नई तकनीक है, लोगों को प्रशिक्षण मिल रहे हैं, मतलब तो उनकी देख रेख की वो कोई, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो आप कह रहे हो, ये चाहे टावर हो चाहे रासायनिक हो, इन चीज़ों से इन पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। ये उतना नहीं चल पाती हैं जितना इनको चलना होता है, या जितना ये काम करती है उतना नहीं कर पाती है। इसकी वजह से ये बहुत वो चीजें हैं इनके लिए, मधुमक्खियों के लिए। ये है जी हमारे पहाड़ की। हाँ जी, रंजना जी जी। जी धन्यवाद। अतिशय सुंदर और चर्चा, परिचर्चा, संवाद, और बहुत ही लगन से मेहनत कर रहे हैं। और हमारे ललित भैया सुबह 1 घंटे से निरंतर चल रहे हैं, और वो हमें दिखा रहे हैं ठंडी में। वहां पर इतनी ठंडी है, फिर भी उनकी ऊर्जा कायम है। और अतिशय सुंदर पहाड़ का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। ये जी, ये देखिए आप, ये हमारे पहाड़ के क्षेत्र है ये। हाँ जी, और ये पूरा आप पहाड़ पर ही रहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हमारा बिल्कुल टॉप में है। रोड बहुत दूर दिख रही है, करीब 5 6 किलोमीटर। जरा थोड़ा धुंध लग रही है वहाँ, ये देखिए वो नीचे है वहाँ, वो थोड़ा बाजार जैसी भी दिख रही है, हल्की हल्की वो। उतनी दूर पर हमारे ऐसे पहाड़ों में ऐसे मकान होते हैं, ये ऐसे खेत है हमारे ये। लेकिन ये है कि स्वर्ग हुआ है होने को तो बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा लोग काम करें तो इस पर रोजगार, अब जैसे उस तरीके से काम करें तो खेती से भी अच्छा रोजगार मिल सकता है हमको यहाँ। जो हम इस पर काम करें बाहर नौकरी करने से, इसमें हम व्यावसायिक फसलें उगाएं, और ऐसी ऐसे काम करें कि पर्यावरण को भी नुकसान न हो, और अपना भी वो चले, तो अच्छा खासा रोजगार चल सकता है पहाड़ों में। सिर्फ जरूरत है थोड़ा करने की। ये जी 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 जी। तो चलिए, अब धन्यवाद और अभिनंदन और आभार मैं करती हूँ। तो इसी के साथ आज के इस व्यवहार कार्यक्रम को विराम देते हैं। ललित भैया को भी बहुत सारे काम होंगे, जी और जी। उसने समय दिया। हाँ, नहीं सुबह जी, सुबह आपका सब धन्यवाद। किसान के काम रहते हैं। तो मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर चले। आदरणीय शरद भैया।
आदरणीय शरद भैया, मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय रमेश चंद्र मेहराज भाई साहब। चलिए, आज मैं आभार करा देती हूँ। आज के हमारे योगाचार्य दुर्गा प्रसाद राहगढ़ डाले जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से उन्होंने अतिशय योग की सुंदर कक्षा 2 दिन निरंतर सेवा दी योग हर मंच पर। उनका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में श्री ललित मोहन लोहानी जी पनेर गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड से, उन्होंने अतिशय सुंदर पहाड़ों पर उनकी जैविक खेती का लाइव हमें दिखाया। क्या क्या खेती कर रहे हैं ये हम सबने आज उनके साथ देखा। तो अब उनका मैं बहुत बहुत और आप सभी का, आप सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। कल फिर से योगाहार कार्यक्रम में नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तब तक सबको सबका दिन मंगलमय हो, यही कामना करते हुए कल फिर से मिलते हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार।